यस, दिस इज स्वाति अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं लेकर आई हूँ यूपीएससी के 53rd से लेकर 55th के जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे प्री के, वो लास्ट डे हमने 48 to 52 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने नहीं देखा है तो आप देख ले जाकर। तो आज स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ x माइनस, ये पूरा इक्वेशन दे रखा है, इसी को सॉल्व करके आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट ओपन वाला सिस्टम होता है, जब ब्रैकेट ओपन वाला क्वेश्चन होता है, उसका सबसे पहले हम जो ब्रैकेट ओपन करना शुरू करते हैं वो लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमारा सबसे लास्ट का ब्रैकेट है, तो इसको हम पहले ओपन करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं या फिर जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है, जो सबसे इनर ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, या फिर जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट है, अगर आपको पता है ये स्मॉल होता है, इसके बाद ये होता है और इसके बाद ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ हम लिखेंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है, ये पहली बात z के ऊपर बार है, इट मीन्स ये माइनस z बार है तो ये प्लस z बार बनेगा। ठीक है, तो पहली बात कि ये x माइनस वाई प्लस z बन जाएगा। z बार कन्वर्ट होगा जब z में, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप है कि हमने इस अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये ब्रैकेट ओपन हो गया, एक ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया। अभी आप देख सकते हैं जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करें, तो z और z दोनों कैंसिल हो गया, उसको हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमारा काम है इस वाले ब्रैकेट को ओपन करना, तो हम ये करेंगे y माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस बन रहा है, प्लस x, फिर माइनस और प्लस माइनस y, फिर ये वाला माइनस और आगे कुछ बच रहा है क्या? कुछ बच ही नहीं रहा। ठीक है, ये y और ये y भी कैंसिल आउट हो गए। अब मेरा बारी सिर्फ एक ब्रैकेट बच गया है, उसको ओपन करेंगे तो x माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये कैंसिल आउट होकर आपका आंसर 0 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जो बहुत ही आसान था। सेकंड उससे भी ज़्यादा आसान है अगर आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ मालूम हो तो अगर f(x) आपके पास log x है, आपको क्या करना है, f(x) प्लस fy निकालना है। तो सबसे पहले आप fy पर पता करोगे क्या होता है। तो f अगर x का फंक्शन है तो log x, y का फंक्शन होगा तब वो क्या हो जाएगा, log y, और मैंने दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मुझे कर देना है f(x) प्लस fy, मतलब log x प्लस log y। ठीक है, और आपको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम मालूम होगा कि जब भी कोई दो फंक्शंस लॉग के एडिशन में जाते हैं तो उनका जो अंदर वाला फंक्शन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा निकल कर आया है log xy। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा किसके फॉर्म में देख रखा है। तो ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं देकर ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन है f(x, y), फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आप यहाँ से आपने जैसे फंक्शन ऑफ एक्स में फंक्शन ऑफ वाई पुट किया था तो फंक्शन ऑफ वाई आ गया था, उसी तरीके से एक्स की जगह पर जब आप एक्स वाई पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, जो आएगा log एक्स वाई, जो आपका आंसर आया है। इट मीन्स आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है जब पहला करेक्ट ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए मैंने अब मेरे प्लेलिस्ट में आपका मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आप। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ, अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स A है तो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये कैसे निकलता है ये भी सवाल है। तो एडजॉइंट ऑफ A के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एडजॉइंट ऑफ A में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपके पास जो टर्म्स आते हैं वो इस तरीके से होते हैं 2 1 और 2 2। इस बात का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम।
रो क्या होता है, ये पीरियड्स में जो ऐसे होता है, और कॉलम क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट मेरा 5 है। जब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो हम ए नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, इसका माइनर लेते हैं, को फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो को फैक्टर लेते हैं। को फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला है कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मतलब ये है कि आप पहली रो और पहले कॉलम को कट करके जो बच गया है एलिमेंट उसको लेंगे। तो बच गया है 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट, तो आपके पास जो फॉर्मूला है बेसिकली को फैक्टर के हिसाब से वो है C11। यहाँ C12 होना चाहिए, लेकिन 12 ना होकर 21 होता है क्योंकि ट्रांसपोज किया जाता है। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली फॉर्मूला। को फैक्टर आपको उसी तरीके से निकालना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर बोला गया है तो इन दोनों को कट करो, बाकी जो बचा है वो लिख देना है। तो यहाँ पर आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा 3, -2, -7 और 5। ठीक है, ये निकल कर आएगा। ठीक है, को फैक्टर वाला आप थोड़ा प्लेलिस्ट देख लें तो बेहतर होगा। मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन आ गया तो इसमें से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे उसको देखने में। और हाँ, ये 2 आएगा कैसे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मैंने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को कट किया तो मेरे पास 2 आया है, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि को फैक्टर में जो ये वाला टर्म होता है जिसमें ऑड होता है एडिशन, 2 + 1 3 है, यहाँ 1 + 2 3 है। तो जब भी ऑड होगा ये रो और कॉलम का एडिशन तो हमारा यहाँ नेगेटिव लग जाता है, इसीलिए एडजॉइंट ये आ गया। और डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपके पास है 5 2 और 7 3, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी 5 × 3 -7 × 2, तो आपका आ जाएगा 15 - 14 दैट इज़ 1। तो आपका जो आंसर निकल कर आया डिवाइड बाई 1 करोगे तो सीधा सीधा यही आंसर है। चेक कर लो किस भी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, मीडियन निकालना आपको। मीडियन का क्या मतलब होता है, बीच वाला टर्म। तो अगर बीच वाला टर्म ना मिले तो किसी बीच वाले 2 टर्म मिल जाए, मतलब इधर भी 3 है और इधर भी 3 एलिमेंट है, तो बीच के 2 टर्म्स आ गए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। यही हमारा मीडियन हो जाता है। ये इतना इजी क्वेश्चन था कि इसके लिए पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे इसमें तो अरेंज्ड फॉर्म में दिया है, डिक्रीज मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म में यहाँ गिवन है। अगर इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं गिवन होगा तो आप उसको इंक्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मीडियन निकालेंगे, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये हो गए 4 क्वेश्चन कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। पता है ये किस क्लास का है, 6th क्लास का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपने शुरुआत में आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा था। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखो, इन अ ट्रायंगल PQR, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल PQR बना लिया, ठीक है। एंगल P इज़ 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट PQ एंड PR, ये दोनों साइड इक्वल है। ऐसा कब होता है, किस ट्रायंगल में होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। और जैसे ही ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, इनके सामने वाले एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका एंगल Q और एंगल R दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसीलिए बाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। P दे रखा है 120, Q को R मान लो या R को Q मान लो, फर्क नहीं पड़ता, या फिर दोनों को X मान लो, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ X इज़ 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री, और X इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपका ये भी 30 और ये भी 30, दोनों के दोनों 30 आ गए। इतना इजी सा क्वेश्चन था आपका।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम क्लॉक बनाएंगे क्योंकि हमको ड्राइंग का भी शौक है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, समझने के लिए। तो ये रहा मेरे पास क्लॉक, यहाँ सेंटर होता है। मिनट हैंड क्या होता है? जो सबसे लंबा होता है, आवर हैंड, उसके बाद मिनट हैंड। हम बच्चों को कहते भी हैं कि बड़ा वाला कांटा कहाँ है और छोटा वाला कांटा कहाँ है, ये बता दो, उसके बाद पता चल जाएगा टाइम कितना हुआ है। तो ये मिनट हैंड यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर इसके सरकमफेरेंस तक होता है, ठीक है। तो इस एक्चुअली क्या होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अगर इस मिनट हैंड का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, यही है ना, कुछ और है, एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। यस, इट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो सबसे पहले अगर ये एरिया कितना स्वैप करेगा, ये मिनट हैंड यहाँ है, 1 मिनट में मान लेते यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, कितना एरिया ये यहाँ से स्विप करेगा, ये निकालना है हमको। तो ये आपको देखने में बड़ा अच्छा प्यारा सा आर्क की तरह दिख रहा होगा, और आर्क के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। रेडियस हमको मालूम है, पाई हमको मालूम है, 360 हमको मालूम है, लेकिन थीटा नहीं मालूम। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? थीटा, कि ये जो मिनट हैंड है 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। तो भैया ये मिनट हैंड जब पूरा का पूरा सरकमफेरेंस घूम जाता है तब ये कितना बना लेता है? तब ये 360 बनाता है। तो अगर पूरा पूरा घूमने में 360 बनाएगा तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? मतलब 1 आवर। अगर ये मिनट हैंड पूरा का पूरा घूम गया, इसका मतलब 1 घंटा कंप्लीट कर लिया, और 1 घंटा कंप्लीट कर लिया इसका मतलब 60 मिनट कंप्लीट कर लिया। 60 मिनट में अगर ये 360 डिग्री बनाता है तो 1 मिनट में कितना बना लेगा? 360 बाई 60। कितना डिग्री बना लेगा? 1/60। लो, एंगल भी मालूम पड़ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो आपको वैल्यू पुट कर देना है, एरिया बता देना है। पाई को मैं 22/7 लिख रही हूँ। हाँ, अगर पाई में आंसर रहता तो आप नहीं करते ऐसा, ये चीज़ आपको ऑप्शन में थे, देख लेना है, मैंने पहले भी कहा है इस बात को। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस 12 का स्क्वायर आप लोगों को अभी तक अगर ये नहीं भी याद है तो आप याद कर लें, 144 होता है, और थीटा 1/6 है। सॉरी, 1/6 आ रहा था या 6? सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। 6 डिग्री टीज, तो आपका थीटा 6 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट होगा, और भी कैंसिल आउट होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये 12, ये 10, 5, 10 ही रहने दो, पॉइंट लगाने में आसानी हो जाती है, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका 7.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके हो गए 6 क्वेश्चन, इतनी जल्दीबाजी। तो अगर आपने अपना ऐसा भी स्पीड रखा तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एडजॉइंट का फॉर्मूला मैं फिर से लिखवा देती हूँ। इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स 1 2 C 2 2, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं देख लेना आप, ये कोफैक्टर वाला देख लेना, मैंने समझा दिया है, उसके बाद आप देखोगे तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद के 2 क्वेश्चन से बड़े इजी हैं, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। हाँ, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x b टू द पावर x अपॉन x। तो लिमिट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो डिफ्रेंसिएशन आएगा ही आएगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन आएगा। लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट जब हमने 11th में पढ़ा है तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी तीनों एक ही चैप्टर का पार्ट था। तो यहाँ पर आप जब डायरेक्टली यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 1/0 का फॉर्म हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो जब भी ऐसा होता है कि नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन आ जाए तो आप क्या करो, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट नीचे भी डिफ्रेंशिएट, अलग अलग, वी वाई वाला फॉर्मूला नहीं लगाना।
कि हमने डिफ्रेंशिएशन में कोसेंट रूल लगा दिया, वो नहीं लगाना। आपको सिंपली ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे भी। तो आप जब ax का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा कि होता है a⁴x इंटू log a, उसी तरीके से bx का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा bx और log b, और x का डिफ्रेंशिएशन तो कल वाले क्लास में ही मैंने बताया है 1 होता है। ठीक है, कैसे x⁴ होता है 1, x⁴ माइनस 1 दैट इज 0, x⁴ ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ये हमको मालूम पड़ गया। अब आगे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ax का मेरा आ चुका है ax log a, bx का आ चुका है bx log b, और नीचे आ चुका है 1। ठीक है, अब हम 0 पुट करेंगे। अब जब हम 0 पुट करेंगे तो बेटा आपको पता होगा कि किसी भी टर्म के पावर में 0 लगा दो वो 1 ही होना है, 0 लगा दो 1 हो जाएगा। तो a⁴ भी 1 होगा। log a में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर x ही नहीं है। b⁴ 1 और log b। ठीक है, तो आपका आंसर बेसिकली आया log a माइनस log b। लेकिन ऐसे करके आपके ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो बस प्रॉपर्टी आ गया ना, लॉगरिथम आ गया तो प्रॉपर्टी आ गया। जब प्लस होता है तो अंदर का फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब माइनस होता है तो अंदर का फंक्शन डिवाइड हो जाता है। ये है, और बेस इसका ई होगा इसका बेस। ठीक है, तो आप चेक कर ले कि ये किस ऑप्शन में है, और अगर किसी ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज लगाएं, और अगर नॉन ऑफ दीज भी नहीं है तो आप मिलता जुलता जो भी आंसर हो उसको लगाएं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ऑन जॉइनिंग, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 4,6 और q इज -4,8। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट बताना है। अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है यार, मतलब इन दोनों पॉइंट का एक लाइन है, 2 छोर दे रखे हैं, इसके बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली x को x से ऐड करके डिवाइड बाई 2, y को y से ऐड करके डिवाइड बाई 2। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। 4 -4, तो 4 प्लस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 8 डिवाइड बाई 2, ये 0 आ जाएगा। 0/2 करो, 0/10 करो, 0 कुछ भी करो, 0 ही होगा। 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 14/2 दैट इज 7। तो 0,7 आपका एक लाइन का आधा लाइन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेयर कंप्लीट्स अ 2200 मीटर रेस इन सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है और कितना राउंड लगा लेता है वो 2200। ठीक है, तो अगर वो इसके अंदर 2200 मीटर रेस करता है, अब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। अ प्लेयर कंप्लीट्स अ 2200 मीटर रेस इन एनी सर्कुलर पाथ विथ 7 रिवोल्यूशन, देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज। ठीक है भैया, तो इट मीन्स कि 7 रिवोल्यूशन लगाकर कितना मीटर कवर कर ले रहा है? 22 मीटर कवर कर ले रहा है, सीधी सी बात है। तो 7 रिवोल्यूशन में अगर वो 2200 कवर कर रहा है, इट मीन्स कि 2200 डिवाइडेड बाई 7 वो कितना होगा? उसका सरकमफेरेंस है। ठीक है, सरकमफेरेंस के फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 2200/7 बाई में आ जाएगा यहाँ पे 2π, पाई को मैं 22/7 लिखूँ तो रेडियस आ जाएगा। लो, ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2200 से जाएगा, और ये 50 आ गया इसका, 50 मीटर रेडियस। इतना छोटा सा क्वेश्चन था। इस पूरे जो ये वाला सेट है, इस सेट में एक क्वेश्चन खाली ग्रेजुएशन लेवल का दे दिया है, जो कि हर लोग से नहीं हो सकता। जो मैथ से ऑनर्स किए हों या फिर जिन्होंने बीटेक किया हो, शायद उनसे हो सकता है, या फिर जिसने प्रैक्टिस की हो तो किसी भी से हो सकता है। लेकिन ये टॉपिक ही एकदम अलग है। d2y/dx2 -3dy/dx + 2y = e⁵x। इसके लिए ना, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इसके लिए कि जो y की वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट फैक्टर
प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें हमारा काम क्या होता है, हमको सबसे पहले कोफिशिएंट फैक्टर निकालना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है, फिर दोनों को ऐड कर देना होता है। अब ये कैसे निकलता है उसको देखेंगे। तो ये निकलने का मतलब ये है कि यहाँ पर d2y/dx2 जो हमारा गिवन है, किसका कर रहे हैं, y का। तो ये d2y/dx2 d/dx को हम यहाँ पर कैपिटल D लेते हैं, ठीक है। ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक। d/dx को हम कैपिटल D लेते हैं, तो अगर d2/dx2 है तो हम उसको क्या लेंगे, d² लेंगे। तो हमारा ये क्या है, d², किसके साथ है, y के साथ। फिर 3d किसके साथ है, y के साथ। 2y किसके इक्वल है, 5x के, ठीक है। अब y कॉमन ले लेना इन तीनों में से, तो d² - 3d + 2y = e⁵x। ये आपको अच्छा खासा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा होगा, जिसको हम फैक्टराइज कर लेंगे बहुत ही आसानी से, दैट इज d-1 और d-2, ठीक है। यहाँ से जब हम y निकालेंगे e⁵x अपॉन d-1 और d-2, ये हमारा कहलाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो हमको यहाँ फाइंड आउट करना था। इसको अलग लिख लो, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब हमारा काम है कोफिशिएंट फैक्टर को निकालना। तो कोफिशिएंट फैक्टर कैसे निकलता है उसको देखते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को। इसको मैं इधर साइड से मिटा दूँ। पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है, फिर भी मैं एक बार सॉल्यूशन बताने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा अभी तक निकल कर आया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू e⁵x अपॉन d-1 d-2। पार्शियल फ्रैक्शन से जो इंटीग्रेशन होता है, सबसे पहले अगर हम इसको 1 - d-1 माइनस d-1 ऐसा, यहाँ d-2 है, ठीक है। इसको पार्शियली इस तरीके से लिखा जा सकता है e⁵x, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपके फर्स्ट स्लाइड में गिवन है। ये इस वाले को आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा दोबारा से, इसीलिए उसको इस तरीके से पार्शियली लिख सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली आया e⁵x अपॉन d-2 माइनस e⁵x अपॉन d-1, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ d-2 है इसीलिए हम इसको e⁻−2x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। e⁵x e⁻−x करेंगे क्योंकि 1 है, और उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड वाला जो माइनस 2x है उसको हम +2x करके ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अंदर क्या बचा मेरे पास, e⁻3x dx, और यहाँ बच गया e⁻x बाहर ये वाला, और e⁴x अपॉन में नहीं, अपॉन कुछ नहीं है, dx। इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻3x का इंटीग्रेशन होता है e⁻3x अपॉन 3, ठीक है। 2x पहले से बाहर है, यहाँ पर हो जाएगा e⁻4x अपॉन 4, और e⁻x पहले से है, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, ये 2x और 3x ऐड होकर 5x बनेगा अपॉन 3, और e⁵x अपॉन 4, ये दोनों ऐड होकर, तो ये आंसर आया मेरा e⁻4x 5x अपॉन
12 जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा ऐसा आ चुका है, ठीक है। कोफिशिएंट फैक्टर निकालना आसान है, उसमें कुछ भी टफ नहीं है। कोफिशिएंट फैक्टर यही देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट फैक्टर मेरा क्या हो जाता है, C1 e⁻x, क्योंकि यहाँ पर d-1 है, d-1 को 0 की इक्वल करेंगे तो d1 आएगा, इसीलिए e⁻x। इसी तरीके से d-2 को 0 की इक्वल करेंगे तो d2 आएगा, इसीलिए C2 e⁻2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ चुका था e⁻5x अपॉन 12 और कोफिशिएंट फैक्टर ये आ चुका था। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये था पूरा क्वेश्चन। ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर समझने की कोशिश करूँ तो शायद आ सकता है, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट क्वेश्चन हमारा 53rd और 55th वाला मैथमेटिक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, मैं मैथ्स के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। चलो बाय।